देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। क्या इशरत जहां केस का सच सामने आना देश की जरूरत है? ये सवाल इसलिए क्योंकि क्या देश की सुरक्षा के साथ, क्या आतंकी को बचाने की कोशिश के साथ सिर्फ मोदी को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची गई? परतें खुल रही हैं, सच सामने आ रहा है। इस मामले में आए दिन होने वाले दावों और खुलासों से पिछली सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के होंगे। संघ विचारक राकेश सिन्हा जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब जो कि प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो जुड़ रहे हैं। अर्जुन मोढवाडिया साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं, जिन्होंने बहुत करीब से इस पूरे मामले को देखा है। रऊफ लला जो कि अंकल हैं, चाचा हैं इशरत जहां के, वो भी जुड़ेंगे। एम मेहता साहब जो कि पूर्व कमिश्नर हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन उससे भी पहले जो 5 सवाल जिन पर हम करेंगे चर्चा, कौन से हैं वो 5 सवाल? सबसे पहला सवाल यही है कि क्या मोदी को बदनाम करने के लिए आतंकी को बचाया गया? क्योंकि हलफनामे को बदला गया, एफिडेविट को बदला गया। सवाल यह है कि यूपीए सरकार ने 2 महीने में ही हलफनामे को क्यों किया? पहला हलफनामा 6 अगस्त, फिर 30 सितंबर को। क्या हो गया 2 महीनों में कि हलफनामे को पूरी तरह से बदल दिया गया? यूपीए सरकार ने सियासी बदले के लिए क्या आतंकी को बचाया है? ये बहुत गंभीर आरोप है। अफसरों के खुलासे से फर्जी मुठभेड़ का दाग क्या धुल जाएगा? ये बीजेपी को भी समझना होगा, क्योंकि आतंकी थी इशरत जहां, लेकिन इस देश का कानून आतंकी को भी कानूनी प्रक्रिया की इजाजत देता है। इशरत केस का सच सामने आना क्या वक्त की जरूरत है? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा दें। पूर्व अंडर सेक्रेटरी ने इशरत मामले में जो आरोप लगाए हैं वो निहायत ही सनसनीखेज हैं। अगर उन आरोपों में सच्चाई है तो पी चिदंबरम के सामने अब मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देखिए, इशरत जहां की मौत का राज सच और झूठ के कोहरे में 1 दशक तक गुम रहने के बाद सनसनीखेज खुलासों के साथ सामने आ रहा है। इस कड़ी में अब तक के खुलासे पिछली सरकार के दबाव में हलफनामे बदलने भर के थे, लेकिन अब यूपीए सरकार में अंडर सेक्रेटरी रहे आरवीएस मणि ने खून जलाने वाले आरोप लगा दिए हैं। आरवीएस मणि का दावा है कि वो इस तरह की मानसिक और शारीरिक यातना से गुजरे कि उनके माता पिता इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। यहां तक कि मंदिरों में भी उनके पीछे सीबीआई के अफसर लगे होते थे। मणि ने कहा कि वो इशरत पर पहले हलफनामे से सहमत हैं, जो कि सबूतों के आधार पर बना था। दूसरे हलफनामे पर सवाल उठा दिए हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये आतंकियों को बचाने जैसा अपराध है जिसका सच सामने आना चाहिए। आतंकी हेडली, पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लई और अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि के खुलासों के बाद बीजेपी सांसद और इशरत मामले की जांच के लिए बनी तत्कालीन एसआईटी के हेड सत्यपाल सिंह ने भी कह दिया है कि तब की सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि कैसे गुजरात सरकार को फंसाया जाए। अगर आरवीएस मणि के दावों में दम है तो हम ये सोचने के लिए मजबूर होंगे कि पिछली यूपीए सरकार की मंशा क्या थी और उसकी प्राथमिकताओं में देश किस पायदान पर था। गौरव सावंत के साथ आदिर खान, दिल्ली, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने परिचय पहले ही आपका उनसे करा दिया है। सबसे पहले मैं अर्जुन मोढवाडिया साहब आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि आज सबसे पहला सवाल आप ही से बनता है, और वो सवाल ये है कि क्या आपने इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया? एक लश्कर की आतंकी को बचाने की साजिश रची ताकि मोदी बदनाम हो? अगर इन तमाम अफसरों की और उन एफिडेविट को हम भरोसे में ले तो ये सवाल आपके सामने खड़ा होता है। देखो, जो सवाल जिसके सामने आज खड़ा हो रहा है, उनके सामने, उनके पास और उनका कोई रोल ही नहीं था। न मणि का कोई रोल था, न पिल्लाई जी का कोई रोल था, और न ही चिदंबरम जी का उसमें कोई रोल था। जो ये पूरी घटना घटी वो गुजरात सरकार का उसमें क्या रोल था मैं आपको बताता हूँ। अरे मोढवाडिया साहब देखिए, फिर आप मुझे एक सेकंड सर, हम भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, मुझे लगा कि आपको कम से कम फैक्ट्स पता है। आप सुनते नहीं है सर, आप ही को काउंटर कर रही हूँ मैं, आप ही को काउंटर कर रही हूँ। एफिडेविट्स को पर सिग्नेचर किसके थे जी? जो सबसे पहले 6 अगस्त को एक एफिडेविट फाइल किया गया, 30 सितंबर को जो एफिडेविट फाइल किया गया सर, उस पे किसके दस्तखत थे? आप कह रहे हैं कि मनी का कोई इसमें रोल ही नहीं था, तो सवाल पूछूंगी ना सर आपसे। इन्होंने समाचार पत्र पढ़ा ही नहीं। नहीं अंजना, मैं कहता हूं आपको कि ये एफिडेविट है
वो एफिडेविट की कोई जरूरत ही नहीं थी और उसके जांच के और ये एफिडेविट से कोई लेना देना नहीं है। तो क्यों बदलवाया? जो लेना देना है मैं बताता हूँ आपको। तो क्यों बदलवाया 2 महीने में? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे सुनेंगे नहीं तो मतलब ही नहीं है। मुझे सुनना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 मिनट तो मुझे देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये जो फेक एनकाउंटर की घटना की जांच गुजरात सरकार ने अहमदाबाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सौंपा, गुजरात सरकार ने सौंपा, और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट तमांग ने कहा कि ये फेक एनकाउंटर था। उसको गुजरात सरकार और सर्टेन अफसर ने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जांच का रिपोर्ट सही है, डिवीजन बनाइए, और डिवीजन बेंच को कहा गया गुजरात हाई कोर्ट की कि आप एसआईटी बनाइए। एसआईटी बनाई गई। उसमें 2 अफसर गुजरात सरकार के थे। चेयरमैन पद पर जो सत्यपाल मलिक आप बोल रहे थे, उनको भी ऑफर किया गया, उन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन लास्ट में राजीव रंजन जी आए, तीनों अफसर, उसमें जो 2 अफसर तो गुजरात सरकार के थे, उन्होंने कहा कि ये फेक एनकाउंटर है। बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने ये मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया। जांच के लिए सौंपा गया। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। उसमें जांच हुई, उसमें भी गुजरात सरकार के एक अफसर थे। 12 पुलिस अफसर गुजरात के हैं। उन्होंने कोर्ट में सीआरपीसी 164 के तहत ये स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने, सीबीआई के समक्ष नहीं, और उसमें कहा गया कि काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी के कहने पर हमने इशरत जहां को अपनी कैप्टिविटी में थी उसको मारी है। मुझे पता था सर आप मेरे सवाल से भागेंगे। अफसर के पास लेकर अर्जुन जी पूरे सम्मान के साथ फेक एनकाउंटर का सवाल हम पूछेंगे। फेक एनकाउंटर का दाग नहीं धुल सकता इससे, लेकिन आप बातों को शायद समझ नहीं पा रहे हैं सर। आपको मैं इसलिए फिर से टोक रही हूँ क्योंकि फेक एनकाउंटर का हमने पहले ही सवाल रखा। एक सेकंड अर्जुन जी, थोड़ा तो पेशेंस रखिए सर। आप भी नहीं, आपको बहुत टाइम दिया सर, अन्य मेहमान भी हैं। एक सेकंड अर्जुन जी, 2 बातें हैं। एक है कि इशरत जहां आतंकी थी या नहीं, दूसरा है कि फेक एनकाउंटर हुआ या नहीं। उस दाग पर हम नहीं पहुंच रहे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या एक आतंकी को क्लीन चिट एफिडेविट बदल कर देने, क्योंकि जब मनी साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि सतीश वर्मा जो एसआईटी के मेंबर थे, सिगरेट तक से उनको दागे और कहा कि इस नए एफिडेविट पर साइन करो, और 2 महीने के अंदर क्या बदल गया कि एफिडेविट को बदला गया? मेरा इस पर जवाब दीजिए आप इशरत को। और मेरे पास हाथ में एफिडेविट है सर। हाँ, मैं जवाब देता हूं। पहला एफिडेविट जिसमें लश्कर से कनेक्शन बताया जा रहा है, ये जो ऑरेंज हिस्सा है, अगर हमारे दर्शक देख पाए, इस हिस्से में साफ अंडरलाइन किया हुआ है कि लश्कर से उसके लिंक्स थे। महज 2 महीने से भी 6 दिन कम के वक्त में कैसे लश्कर की एक आतंकी से वो एक इनोसेंट मासूम लड़की बन गई? मैं बताता हूं आपको। देखो, पहला एफिडेविट किया गया वो आईबी के अफसर ने तैयार किया था, जिसमें आईबी के अफसर ये एक केस में आरोपी हैं। उन्होंने तैयार करके दिया और उसमें लिखा कि ये लश्कर तोयबा की मेंबर थी, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, दूसरा एफिडेविट जो आया वो ऐसा आया कि भाई ये वो लश्कर तोयबा की मेंबर है कि नहीं है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। ये सबूत लेने का काम एसआईटी का है, जिसको गुजरात हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही थी। लेकिन फेक एनकाउंटर हुआ है ऐसा। चलिए ठीक है, अब संबित पात्रा जी इसका जवाब देंगे। संबित पात्रा जी, सब नया क्या है? ये सब सुनी सुनाई बात है। देखिए, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ। सुनिए, क्या नई बात है? सब पुरानी बात है। ये 1 हफ्ते से ये बातें की जा रही हैं। रहमानी साहब, ये जितने इशरत जहां के वकील है सब शांत हो जाएं। जब इशरत जहां के वकील सब शांत हो जाए, अब हमें बोलने दीजिए। मेरी बारी है, कोई नहीं है। संबित पात्रा जी, आप अपने शब्दों आप थोड़ा सा आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप वकील नहीं है तो शांत हो जाइए। कोई नहीं है। आप वकील नहीं है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपका नाम नहीं ले रहा हूँ। अरे आप लोग शांत हो जाइए ना, मेरे से पूछा गया, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये आप अगर इशरत जहां के वकील नहीं है तो मुबारक हो, आप बैठिए, शांत हो, मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं ये अरे आप शांत हो जाइए मोडवाडिया साहब, मैं अभी आपकी पोल खोलता हूँ। पैदा करना चाहते हैं आप कहने वालों को। अंजना, मैं बोल लूं? कैसे कह देंगे? अंजना जी, मैं बोल लूं? उसके बाद रहमानी साहब आपके पास आके किसी के वकील है, देश की बात कर रहे हैं, देश के वकील है। आप शांत हो जाइए, मेरी बारी है, मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। देखिए, नंबर 1, एफिडेविट को जिस प्रकार से अभी मोडवाडिया साहब ने रखा है वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं।
नंबर 1 एफिडेविट जिसको कि आपने देश को दिखाया, जो कि अगस्त 2009 के महीने में रखा गया। किसने रखा? मनी साहब ने साइन करके रखा। मनी साहब ने कल क्या कहा? 2 बड़ी बातें कही कि एफिडेविट कहां से अप्रूव होके आया, होम मिनिस्टर ने उस एफिडेविट को अप्रूव किया। दूसरा, कहां से वेट हुआ? लॉ मिनिस्टर, उस समय के लॉ मिनिस्ट्री ने उसे वेट किया है। तो ये एफिडेविट ऐसा नहीं है मनी साहब अपने घर में किचन में बैठ के बना रहे थे एफिडेविट और अपने आप चुपके से जाके दे के आ गए। होम मिनिस्टर, तत्कालीन होम मिनिस्टर जो कि उस समय चिदम्बरम नहीं थे, उन्होंने देखा और लॉ मिनिस्टर ने देखा। उसके बाद 1 महीने बाद क्या हुआ? चिदम्बरम साहब आ गए, नए होम मिनिस्टर। फिर किसने एफिडेविट बनाया? नया एफिडेविट जो कि सितंबर 2009 में छपा। वो एफिडेविट मनी साहब ने नहीं बनाया। मनी साहब ने कहा कि मेरे ऊपर 2 अफसर, उन्होंने भी नहीं बनाया। जीके पिल्लई साहब जो कि होम मिनिस्टर थे, होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा मैंने भी नहीं बनाया। अब अगर इतने लोगों ने नहीं बनाया तो कोई रॉकेट साइंस है क्या? किसने बनाया? वो जो देश के होम मिनिस्टर नहीं, 10 जनपद के होम मिनिस्टर बने हुए थे, वैसे चिदम्बरम साहब ने बनाया ये एफिडेविट। और किसके कहने पर बनाया? मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा है कि ये कैसा देश चल रहा था। देश का सरकार ही देश के नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। मैं तो कहूंगा भगवान ने इस देश को बचा लिया जब होम मिनिस्टर खुद ही षड्यंत्र कर रहे थे आतंकवादियों को बचाने के लिए, वो षड्यंत्र अब भी हो रहा है, वो षड्यंत्र अब भी हो रहा है, अफसरों को जलाने के लिए, अब भी उनको सिगरेट लगा के जला रहे थे, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाना, ये आपकी सरकार का काम है। अरे मोडवाडिया साहब, मैं एक और बड़ी खुलासा करता हूँ, आपने एक बड़ी हिम्मत की काम किया यहाँ आना। नहीं सुनिए, मोडवाडिया साहब को भी बोल दो। मोडवाडिया साहब, अभी तो 2-4 महीने पहले खुलासा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे सवाल किया है कि संजीव भट्ट जो कि 2002 के केस में थे, पूरी आइटम ब्लैकबेरी रहमानी साहब, आपको नहीं लगता है कि आप जैसे लोग जो इशरत जहां को डिफेंड करने के लिए पहले कूदते थे, उनको माफी मांगनी चाहिए? वो तो अभी भी नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये बहस कोई नई बहस तो है नहीं। 2013 और 14 में मनी साहब पहले भी कह चुके हैं कि पार्लियामेंट्री अटैक के लिए कि उनसे वर्मा जी ने कहा था कि वो देश में टाटा और यूएपी लाने के नहीं इनकार उस वक्त करते ना, इनकार करते 14 जुलाई 2014 को जब ये पूरे हिंदुस्तान के प्रेस में दिया था, उस वक्त क्यों इनकार किया उन्होंने? ठीक है, आपने कह दिया। मेरी 2 बातें सुनिए रहमानी साहब। कंप्लेंट है मिस्टर पिल्ले को, कोई कंप्लेंट है, अरे मिस्टर इनको मनी साहब को कंप्लेंट। रहमानी साहब आप शांत हो जाइए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब जो होम सेक्रेटरी ने रिवील किया है वो कोई साधारण रिवीलेशन नहीं है। वो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होम सेक्रेटरी थे, यूपीए सरकार के फेवरेट होम सेक्रेटरी थे, उनकी इंटीग्रिटी अनचैलेंज है। मीडिया में क्यों भारत का गृह मंत्री एफिडेविट को बदलकर, अब मुझे लगता है चिदम्बरम साहब भारत का गृह सेक्रेटरी अलकायदा के फेवर में काम कर रहे थे। ये भारत के इतिहास में काला अध्याय नहीं है तो क्या है? पूरा यूपीए का शासन आतंकवाद को मशरूम करने के लिए खाद पानी डाल रहा था। इसी के साथ, इसी बात के मैं एक बार आपके पास जल्दी से एमएम मेहता साहब आना चाहती हूं। जब सवाल तमाम ऐसे अफसर भी लंबे वक्त तक इसको भुगतते रहे, उसके बाद मैं रऊफ लाला साहब आपके पास भी आऊंगी, क्या जवाब देंगे आप ऐसे लोगों को? रहमानी साहब की जो बात है, ये तो फिर से बोलिए। सर मैं आती हूँ, आवाज की कोई दिक्कत है आपके साथ, मैं आ रही हूँ जल्दी से। रऊफ लाला साहब, मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूँ। सवाल है कि अब देखिए एक के बाद एक सच खुल रहा है लाला साहब, और सच ये सामने आ रहा है कि जो पहला एफिडेविट था वो फैक्ट्स के आधार पर बनाया गया था, जिसमें लश्कर की आतंकी कथित रूप से बताया गया था इशरत जहां को। देखिए, पहले जो है दबाव में हुआ है या अब दबाव में कहा जा रहा है, ये तो जांच का विषय, इस पर मतलब हम कुछ नहीं कहेंगे। डिपार्टमेंटल इंटरनल वो हैं, हम उसकी वाकफियत बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। मैं खाली ये पूछना चाहता हूं आपसे कि ये डिसाइड कौन करेगा देश के अंदर? हम ये कहते हैं कि निर्दोष है, कुछ लोग ये कहते हैं, संदीप पात्रा साहब जैसे लोग कहते हैं कि दोषी है। हम कह रहे हैं ठीक है, आपने कह दिया एक बात, हमने कह दी, ये डिसाइड कौन करेगा कि दोषी है या निर्दोष है? पहले मुझे आप ये समझा दीजिए, मेरी बुद्धि थोड़ी कम है तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये डिसाइड कौन करेगा? मीडिया करेंगी, पिल्लाई साहब करेंगे, रऊफ लाला करेंगे, संदीप पात्रा करेंगे या कोर्ट करेंगे? अगर कोर्ट ये डिसाइड करेगा तो हम कह रहे हैं 2013 में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, 2016 तक ट्रायल रोकी क्यों जा रही? इस ट्रायल को रोका क्यों जा रहा है? देश के सामने सच क्यों नहीं आने देते?
सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर किया है उसको तो पढ़िए। सीबीआई के चार्जशीट में क्या है? अशरफ जहां अहमदाबाद जाती है, लखनऊ जाती है, जिन शहरों में जाती है, नाम बदल कर रहती है, ट्रायल के लिए परमिशन नाम लिखाती है। तो मीडिया के जरिए पूरी दिशा भूल की जा रही पूरे देश की, सीबीआई के चार्जशीट में क्लियर है कि अशरफ कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही है। हम कह रहे हैं हमको ना कांग्रेस अलकायदा के एजेंट बीजेपी के चार्जशीट में है और ना हमने उसके कंटेंट एजेंट है और ना हमारा पॉलिटिकल हमने विश्वास जताया है। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जिन लोगों ने सीबीआई के द्वारा चार्जशीट को नहीं पढ़ा है वही ऐसी बातें करते हैं। सीबीआई की चार्जशीट में साफ ऐसे प्रमाण है कि अलकायदा से वो जुड़ी हुई है, उसके धन का स्रोत, उसकी पूरी योजना अलकायदा के माध्यम से बनती थी। यह सीबीआई के चार्जशीट में है। आप सीबीआई की चार्जशीट पढ़कर नहीं आए हैं। ये मीडिया में तो कह रहे हैं, ये कोर्ट में जाके क्यों नहीं कहना चाहते? गुजरात हाई कोर्ट में हमारा केस है। मैं आप मीडिया कोर्ट के अंदर सारे डिबेट बहुत आगे बढ़ चुका है। डिबेट जो निर्णय होगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम होगा। यह बात साबित हो चुका है कि वह अलकायदा के एजेंट थी। अलकायदा ने जब अपने वेबसाइट पर डाला उसको किसके दबाव में बताया गया? एक तरफ लश्कर के एजेंट थे। देखिए, जब लश्कर ने अपने वेबसाइट पे डाला तो एक तरफ भारत के गृह मंत्री एफिडेविट चेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ लश्कर अपनी वेबसाइट हटा रहा है। अब बताइए कैसा तार जुड़ा हुआ था लश्कर और भारतीय गृह मंत्रालय के बीच में? एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। हालांकि लश्कर की उसी वेबसाइट ने बाद में उसे वापस भी ले लिया था, लेकिन ऐसी वेबसाइट्स पर बहुत रिलाई नहीं कर सकते। अर्जुन मोढवाडिया साहब, लेकिन आप अभी तक समझा नहीं सके। सवाल सीधा है, किसके दबाव में आकर एफिडेविट को 2 महीने के अंदर बदल दिया गया? सच कैसे बदल जाता है दबाव में? सरकार का ये कहना है कि पीपीएफ पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि ईपीएफ में 40% से ज्यादा रकम की निकासी पर ब्याज लगेगा। आखिर ईपीएफ कर्मचारियों के लिए कितना मायने रखता है, ये आपको बता। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू